हाय गाइस। हाय सर। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये चैप्टर है, इसके बाद हमारा एक चैप्टर रह जाएगा पर्सनल इफेक्टिवनेस एट वर्क। लास्ट में एथिकल कंसिडरेशन, वो सिंपल सा चैप्टर है और हमारा सिलेबस जो है दैट विल बी कंप्लीटेड। उसके बाद कुछ खास नहीं है, वो सब पुराने सारी रिवीजन। तो आई विल ट्राई कि बाय दिस वीकेंड तुम्हारा पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और उसके बाद फिर आई विल प्रोवाइड यू मॉक्स। हम एग्जाम किट की डिस्कशन करेंगे और तुम्हें मैं मॉक्स प्रोवाइड करूंगा। तो गाइस, अब जो हमारे चैप्टर्स मैं तुम्हें पहले बताया था कि जो चैप्टर्स हमारे लास्ट के 3-4 चैप्टर्स हैं, ये बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है जैसे पुराने चैप्टर्स थे। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर्स हैं। और इन चैप्टर्स के अंदर हमारा कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं है, बहुत ही प्लेन अंडरस्टैंडिंग चीजें हैं। तो अब नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, उसका नाम है परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या है? ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब, बहुत बच्चे परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ये समझते हैं कि एक पीरियड के बाद एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी रही है, जिसके बेस पे उसको कितना बोनस मिलेगा, ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। बहुत सारे बच्चों के माइंड में परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में ये चीज होती है, बट एक्चुअली परफॉर्मेंस अप्रेजल ये नहीं होता। इट इज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली होता क्या है, जैसे एक ये एम्प्लॉय है, ठीक है, ये ऑफिस में ये काम करने के लिए आया है। तो हम सबसे पहले इसको बताएंगे कि तूने क्या क्या काम करने हैं, ठीक है, इसका सेट टारगेट क्या है, सब कुछ इसको बताएंगे। जब ये काम कर रहा होगा हम इसे डिस्कस करेंगे, वो काम डिस्कस करके काम में जो भी इसको गलतियां हैं वो ठीक कराएंगे, सब कुछ करेंगे। एट द एंड जो भी इसके रिजल्ट्स होंगे वो हम चेक करेंगे एंड देन उसको अप्रेस करेंगे। अप्रेस करना मतलब चेक करना, और उसको ये देखना कि जो स्टैंडर्ड्स हमने बनाए थे कि इतने दिनों में ये काम करना है, वो काम अभी तक पूरा हुआ या नहीं हुआ, कितनी इसने गलतियां करी हैं, कितनी गलतियां नहीं करी, कितनी इसको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कि अगर ये अच्छा इसने काम करा है तो हम इसको बोनस भी दे सकते हैं, इसको प्रमोट भी कर सकते हैं। वो सारा पार्ट हमारा होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि पहले इसको काम करेगा, देन उसकी परफॉर्मेंस हम धीरे धीरे टाइम बाय टाइम चेक करते चले जाएंगे। एट द एंड ऑफ द टाइम जो भी हमने उसको पीरियड दिया था, हम फाइनल उसकी असेसमेंट करेंगे, जहां पे एनालाइज करेंगे कि उसने कितना काम किया था, क्या उसकी परफॉर्मेंस रही है,
और उसके बेस पे अगर हमें लगता है कि इसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ट्रेनिंग देंगे इसको। अगर हमें लगता है कि इसने बहुत अच्छा काम किया, इसको अच्छा बोनस देना है तो बोनस देंगे। अगर हमें इसको लगता है कि इसको प्रमोट करना है तो प्रमोट करेंगे, इसको दूसरी टीम में भेजना है तो दूसरी टीम में भेजेंगे। ये सारा आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये हमारे स्टेप्स होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। तो जल्दी जल्दी इस चैप्टर को करते हैं। कुछ ज्यादा इसमें थ्योरीज वगैरह, ऑथर्स वगैरह ज्यादा नहीं है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। तो सबसे पहले हमारी टर्म आती है यहाँ पे, दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होती है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मैनेज करना। क्यों मैनेज करना? व्हाट इज द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? ताकि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, ताकि गलतियां कम हो और हमारी कंपनी ग्रो करे। So the purpose of performance management is to improve organizational performance by ensuring that individuals within within it are performing to their best of their ability and developing their potentials for improvement. इस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, क्योंकि काम कौन करता है इंडिविजुअल कंपनी के अंदर? इट्स ऑल इंडिविजुअल। इंडिविजुअल ने ही काम करना होता है। मशीन्स भी होती हैं बट सारा काम मशीन नहीं करती। इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस से ही कंपनी ग्रो कर सकती है, मशीन की परफॉर्मेंस से कंपनी ग्रो नहीं कर सकती। क्योंकि मशीन तो अगर एक दिन में 1000 यूनिट्स बना सकती है, वो उतनी बना सकती है। एक्चुअली में बन रहे हैं 500 यूनिट्स, बिकॉज इंडिविजुअल जो है वो इतने बना पा रहे हैं, टाइम कॉन्स्ट्रेंट, रॉ मटेरियल। तो हमने इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को मैनेज करा, उसको बताया कि ऐसी ऐसी चीजें करो, मिस्टेक्स कम करो। तो हम 500 की जगह एक दिन में अब 800 यूनिट्स बना रहे हैं। सो ये इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस की वजह से होता है। तो दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये जो पार्ट है की टर्म, एक बार ये पढ़ लेते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ मीन्स ऑफ गेटिंग बेटर रिजल्ट्स by managing performance within an agreed framework of goals, standards and competence requirements। कि जो भी हमने गोल सेट किए थे, स्टैंडर्ड सेट्स किए थे, उसके बेस पे उसकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना और बेटर बनाना, ताकि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़े। It is a process to establish a shared understanding about what is to be achieved and an approach of managing and developing people in order to achieve it। ठीक है, कि ये है बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी मैनेजमेंट टीम में और एक इंडिविजुअल में, ताकि दोनों मिलके अच्छे से काम करें और हमारी कंपनी की ग्रोथ हो। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज द प्रोसेस इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? सबसे पहला होता है हम एक बिजनेस प्लान बनाते हैं। वी फॉर्मुलेट अ बिजनेस प्लान। ये बिजनेस का प्लान क्या है? या हिमेश? सर वो मैं 10-15 गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हिमेश। हाँ सर, वो मैं 10-15 दिन से क्लास नहीं कर पाया था, तो अभी रिकॉर्डेड क्लास देख रहा हूँ। अभी 10th चैप्टर में हूँ, तो वो पूरा खत्म करके बीटी करूंगा सर लाइव। नहीं, मुझे समझ नहीं आया तुम क्या कह रहे हो। कि जो तुम अभी 10 चैप्टर पे हो बीटी के, तो तुम हाँ ये पूछ बीटी रहे सर हो कि ये जो एडवांस चैप्टर है, जो तो हाँ। आज वाला चैप्टर है, इसके लिए तुम्हें पुराने चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, ये पूछ रहे हो? हाँ वो भी, और सर दूसरा क्या है कि मतलब ये कौन सा चैप्टर है वो पूछ रहा था। ये हमारा है चैप्टर, आई थिंक 18 चैप्टर है। लास्ट चैप्टर है। 17 नहीं, चैप्टर टोटल 19 है इसमें, दिस इज 17 चैप्टर। तो हाँ हमारा जो सिलेबस है वो नेक्स्ट क्लास इस फ्राइडे तक खत्म हो जाएगा सारा। सर मैं अभी वो रिकॉर्डेड दिख रहा हूँ 10th 11th 10th चैप्टर में, वो भी तो पूरा करके मैं मतलब डाउट वगैरह पूछ लूंगा आपसे, ठीक है ना सर? हाँ, मैंने एक बार डाउट सेशन रखना ही है। तो डाउट सेशन जब ये सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, तो मैंने एक डाउट सेशन रखना है। तो तुम कोशिश करो कि तुम हाँ इस वीक तक अपने बाकी सारे चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लो, क्योंकि थ्योरी चैप्टर्स हैं। और आई थिंक तुम F3 भी नहीं कर रहे, है ना? हाँ तुम सर, अभी आई थिंक एक ही कॉलेज के सब्जेक्ट पे एग्जाम से तो फोकस छूट कर रहे गया हो। था, 3 भी छूट हाँ, तो गया तुम है। आई थिंक एक ही सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो। तो विद इन दिस वीक तुम चाहो तो पूरा पूरा F1 कर सकते हो। इट्स थ्योरी, एक वीडियो देखोगे समझ आ जाएगा। 2-2.5 घंटे की वीडियो होगी और 1-2 यस घंटे सर। लगेंगे रिवीजन में, और तुम्हारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो ट्राई कि इस यस सर, वीकेंड हम तक, संडे तक ट्राई तुम करते सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लो। हैं। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो मंडे को जो भी डाउट्स होंगे वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे पूछ डाउट्स। लूंगा, और हाँ। उसके बाद मैं ओके। तुम्हारे को वो दे दूंगा मॉक पेपर। हाँ ओके। ओके थैंक यू चलो, सर। सो अब आता है हमारा टॉपिक, दैट इज प्रोसेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। कि अगर हमें इंप्लॉय की परफॉर्मेंस मैनेज करनी है तो उसका प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहला है, फ्रॉम बिजनेस प्लान आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट्स, कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड टू कैरी इट आउट। कि हमें बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा हमें कितने बंदे चाहिए, कितने उनके स्किल्स चाहिए, किस तरह से वो काम करने चाहिए। उसके बाद भी ड्रॉ अप अ परफॉर्मेंस एग्रीमेंट डिफाइनिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडिविजुअल और टीम, कवरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस पीपल नीड। उसके बाद हम एक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट बनाएंगे इंडिविजुअल के साथ, हर बंदे को बिठा के, कि इस पीरियड के लिए हमारे टोटल टारगेट्स इतने हैं, आपका टारगेट इतना है, आपका टारगेट इतना है, आपका टारगेट इतना है। ऐसे सारे इंडिविजुअल्स को उनके टारगेट डिस्कस करें। करने के बाद हमने उनको ये भी बताया कि आपसे हमें ये स्किल्स सारी चाहिए। दैट इज परफॉर्मेंस एग्रीमेंट। Then draw up a performance and develop plan with the individual. These record the action needed to improve performance, normally covering development in the current job. They are discussed with job holders and typically cover. अब जैसे एक इंडिविजुअल है, अब उसके बाद हमने इंडिविजुअल को बताया कि आपको ये काम करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हमसे डिस्कस करेंगे तुम अभी क्या काम कर रहे हो, ये काम तुम कितने टाइम में करोगे, ठीक है, और इसमें क्या क्या गलतियां, तुम कितनी गलतियां नहीं करनी, कितने % गलती के चांसेस हैं, और इतने पीरियड में टाइम में काम कवर हो जाना चाहिए। 3 महीने का प्रोजेक्ट है ये, इट्स अ प्रोजेक्ट फॉर 3 मंथ्स। हम क्या करेंगे, हम हर 2 वीक्स में प्रोजेक्ट की जितनी भी हमारी काम हो रहा है वो हम साथ साथ वेरीफाई करते चले जाएंगे। 2 हफ्ते हुए, एक ग्रुप मीटिंग करी, ग्रुप मीटिंग में डिस्कस करा कि हाँ ये प्रोजेक्ट कितना कितना किसने कर लिया, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी है। दैट इज स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, मैनेजिंग परफॉर्मेंस कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर। आफ्टर दैट धीरे धीरे हर 2 वीक्स में हम उसको मैनेज करते चले गए। नॉट एट अप्रेजल इंटरव्यूज, मतलब सीधा सीधा ये नहीं है कि 3 मंथ्स बाद ही हमने सीधा बंदे को बुलाया कि हाँ भाई 3 महीने हो गए, अब आजा, तेरे को हमने ये काम दिया था, अब तूने वो काम कितना किया, कितना कंप्लीट हुआ। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि अगर मान लो ये पर्सन टाइम पे काम कंप्लीट नहीं कर पाया तो उसमें इसका फॉल्ट तो है, लेकिन कंपनी का काम भी रुक जाएगा। ये जो काम है कोई मजाक थोड़ी है, कोई छोटा मोटा काम थोड़ी है। ये काम है कि कंपनी का एक प्रॉपर टास्क है जो उस पीरियड में हो जाना चाहिए। अगर ये वो टास्क नहीं कर पा रहा तो वो टास्क किसी और को दे देगा। लेकिन अगर हम सीधा 3 मंथ्स बाद जाके उससे पूछेंगे कि हाँ भैया तूने काम करा कि नहीं करा, वो बोलेगा नहीं मैं तो नहीं कर पाया, मैं बीमार हो गया था, ये हो गया था, तो उससे क्या होगा, फिर हमारा जो काम है वो सफर करेगा, कंपनी को बहुत फर्क पड़ेगा उस चीज से। तो इसीलिए कंपनी हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एक अप्रेजल करती है, एक चेक करती है कि जो भी इंडिविजुअल ने काम करा है वो किस लेवल पे जा रहा है, सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या क्या चीजें हैं। दैट इज मैनेजिंग परफॉर्मेंस कॉन्टिन्यूअली थ्रू आउट द ईयर, नॉट जस्ट एट द अप्रेजल इंटरव्यू। Managers can review actual performance with more informal interim reviews. Interim reviews मतलब कि not at final stage, धीरे धीरे शॉर्ट पीरियड में हम उसके रिव्यूज देते चले जा रहे हैं। उससे क्या होगा, high performance is reinforced by praise, recognition and increasing responsibility. Low performance results in coaching and counseling, कि अगर हमने देखा 2 वीक्स में बंदे ने बहुत ही अच्छा काम करा है तो हम इसको और ज्यादा काम भी दे सकते हैं, हम इसकी सैलरी भी बढ़ा सकते हैं कि भाई इसने बड़ा अच्छा काम करा है। और अगर इसने कम काम करा, हमने 2 वीक्स में देखा, तो इसको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि ऐसे तो काम हो ही नहीं पाएगा हमारा। वर्क प्लान्स आर अपडेटेड एज नेसेसरी, कि हमने 3 महीने का टारगेट इतने सारे लोगों को दिया था, लेकिन एक्चुअली ये टास्क ऐसा था जो 3 महीने में हो ही नहीं सकता था, इसको 4 मंथ चाहिए। जब 2 हफ्ते हुए, हम सबके साथ बैठे, हमने सबसे डिस्कस करा कि कितना कितना कवर हो गया। उन सब का हमने देखा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमारा 10% 2 वीक में कंप्लीट हो जाएगा, जबकि सबने अप्रोक्सीमेट 7% कंप्लीट करा। तो हमें उससे एनालाइज क्या हुआ कि नहीं यार, हमें अपना प्लान अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो एक्सपेक्ट किया था 10% कंप्लीट होगा, लेकिन सबने 7% करा। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे ही बंदे नालायक हो। तो दैट मीन्स प्लान में ही कुछ गड़बड़ है, उसको अपडेट करना। Deal with performance problem by identifying what are they and establish the reasons. अब ये अगर काम कर रहे हैं, सबकी 7% परफॉर्मेंस आई है, जबकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि सिलेबस 10% हो जाना चाहिए था, मतलब काम 10% हो जाना चाहिए था। तो हमने उनसे डिस्कस करा कि ऐसा क्यों है। उन्होंने हमें बताया कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, हम जब सर्वर यूज करते हैं सर्वर बहुत हैंग हो जाते हैं, सर्वर हैंग होने की वजह से हमारा काम स्लो हो जाता है, इस वजह से एक दिन में जो हम काम कर सकते हैं वो नहीं कर पाते। तो फिर हमने क्या किया, ठीक है, वो जो प्रॉब्लम्स थी उनको आइडेंटिफाई करा और उनको ठीक करा। टेकिंग कंट्रोल एक्शन, कि उन चीजों को ठीक करो ताकि वो चीज ना हो और हमारी परफॉर्मेंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके आसपास आए। एंड लास्ट में हमारा आता है परफॉर्मेंस रिव्यू, और जो हमारा चैप्टर है दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। लास्ट में आफ्टर 3 मंथ्स हम करते हैं सीधा सीधा परफॉर्मेंस अप्रेजल के हाँ 3 महीने हो गए, हमने हर स्टेप में देखा, ट्रेनिंग भी आपको दी है, सब कुछ हो गया, अब फाइनली बताओ कि टोटल काम जो था वो कैसे कैसे हुआ है, कि पहले इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना, सारा एनालाइज करो।
So performance review or performance appraisal at a defined period, each period, success against the plan is reviewed, but the whole point is to assess what's going to happen in future. इसका पूरा पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये नहीं होता परफॉर्मेंस अप्रेजल का कि हमें इस एम्प्लॉय को कितना बोनस देना है. दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल का पर्पस होता है कि इसने ये काम इतने परसेंट, जैसे 90% इसने कंप्लीट कर लिया, सारे एम्प्लॉयज ने कंप्लीट कर लिया, तो आगे के लिए हमें क्या प्लानिंग करनी है, वो उसके लिए हम अप्रेजल करते हैं. ये अप्रेजल सैलरी से कोई रिलेशन नहीं है इसका. अप्रेजल काम को एनालाइज करना ताकि फ्यूचर में हम क्या करें, इसके बेस पे हम उनको सैलरीज वगैरह भी देते हैं. दैट्स अ सेकेंडरी थिंग. प्राइमरी होता है अप्रेजल करने का पर्पस कि आगे जाके हमें किस तरह से और चेंजेस अगले प्लान्स में करने पड़ेंगे. तो ये है हमारा प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे. आइडेंटिफाई करने के बाद हम एक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट बनाएंगे जो हम डिस्कस करेंगे सबके साथ. उसके बाद हमको बताएंगे कि उनसे क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है. उसके बाद धीरे धीरे विद इन अ ईयर हम सारी चीजें वेरीफाई करते चले जाएंगे इंटरवल में, एंड एंड में फाइनलाइज करेंगे कि इस पीरियड में वो काम पूरा हो पाया कि नहीं हो पाया, क्या क्या चीजें हमें और करनी पड़ेंगी नेक्स्ट पीरियड के लिए. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. So, in order for learning and motivation be effective, the essential that people know exactly what their objective are. सबसे important चीज क्या होती है? अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो भी टास्क है, जो भी काम है, वो पूरा कंप्लीट हो, उसका मेन पर्पस ये होता है ये जानना कि हमने एम्प्लॉय को जो काम दिया है उनको पता होना चाहिए उनके टास्क क्या है. अगर एम्प्लॉयज को यही नहीं पता कि उनको क्या काम दिए, आज कुछ दिया है कल, अब जैसे बहुत सारे ऑफिस के एम्प्लॉयज क्या कंप्लेन करते हैं कि हमने उनको 3 दिन के लिए एक ये काम दिया कि ये काम उनको कंप्लीट करना है, ठीक है, वो इस काम में लगे होते हैं. अगले दिन बीच में उसको लंच टाइम के बाद बुलाएंगे, हाँ 1 मिनट आइयो यार, वो काम छोड़, ये काम भी कर दे साथ में, पहले ये करके दे दे, वो बाद में करता रही, फिर ये करके दे दे, वो बाद में करता रही. ऐसे उसको धीरे धीरे छोटे छोटे काम देते रहेंगे, तंग करने के लिए. होता है ऑफिस में, कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसा होता है. फिर 3 दिन बाद उसको बुलाएंगे, हाँ भाई तूने काम तो करा नहीं टाइम पे. तुम बोलोगे कि सर, या वो एम्प्लॉय बोलेगा कि सर बीच में ये काम आ गया था, तो यार ये तो छोटा मोटा काम था, इससे थोड़ी कि ये काम रुक गया. ये दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स. ऑफिस पॉलिटिक्स चलता है, ये ऑफिस पॉलिटिक्स करते हैं. लेकिन अगर एम्प्लॉयज को पता है उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उनको काम करना है, ये सारी चीजें ना आए, तभी कंपनी के टारगेट्स, कंपनी के गोल्स अचीव हो सकते हैं और कंपनी की परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है ऑन दी होल. सो दिस एनेबल्स देम द फॉलोइंग: plans and direct their effort toward the objective, monitor their performance again objective and adjust if required. कि अगर हम उनको पता है उनके ऑब्जेक्टिव क्या है और उसी के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं, तभी हम उसको मॉनिटर करके चेंजेस कर सकते हैं. एक्सपीरियंस द रिवॉर्ड ऑफ अचीवमेंट वंस द ऑब्जेक्टिव हैज बीन रीच्ड. जैसे ही उनका काम टाइम पे कंप्लीट हो गया, हम उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं. फील दैट देयर टास्क आर मीनिंग एंड पर्पस which as an important element of the job satisfaction. कि एम्प्लॉय को इस तरह से बताओ कि जो ऑब्जेक्टिव तुम्हें दिया है, अगर तुमने कंप्लीट कर लिया तो तुम्हें भी इससे ये लर्निंग होगी, तुम्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा, तुम्हारे खुद की परफॉर्मेंस ही बढ़िया होगी, एंड कल को अगर तुम जॉब छोड़ते हो या अपना काम भी करते हो तो ये चीज वहां पे भी यूज होगी. एक्सपीरियंस द मोटिवेशन ऑफ अ चैलेंज, नीड टू एक्सपेंड एनर्जी एफर्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो सिंपल सा इस पूरे का मतलब ये है, अगर हम एम्प्लॉयज को ये बताते हैं कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्लियर बताते हैं, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होगा. तो एक बार इसको पढ़ लेना, कुछ ऐसा खास इसमें नहीं. जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड. अब आता है डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ मच वाइडर टर्म विच कवर्स होल ऑर्गेनाइजेशन. जैसा हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा है कि पहले देखो क्या है, इवैल्यूएट करो, उसके बाद एम्प्लॉयज को बताओ सब कुछ. अप्रेजल का मतलब होता है या तो इंटरिम अप्रेजल है या फाइनल अप्रेजल, के लास्ट मोमेंट पे आके हम उनका काम देख रहे हैं, कितना काम हुआ है कि नहीं हुआ. दिस इज अप्रेजल. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल. अभी तक जो मैंने कराया गाइस, इसमें किसी को कोई डाउट छोटा मोटा? नो सर. ठीक है, No, चलो sir. अब हम बढ़ते हैं आगे. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल का पर्पस क्या होता है? ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है. सो द जनरल पर्पस ऑफ एनी अप्रेजल सिस्टम is to improve the efficiency of the organization by ensuring that individuals within it
are performing to the best of their ability and developing their potential for improvement. मतलब अप्रेजल का मेन मकसद क्या है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़े। कैसे? कि जितने भी इंडिविजुअल्स वहां पे काम कर रहे हैं सब पूरी प्रॉपर परफॉर्म करें। गाइस एक सेकंड। हाँ, ताकि जितने भी इंप्लॉयज उसमें काम कर रहे हैं वो सारे अच्छे से काम करें, पूरी बेस्ट परफॉर्मेंस दें अपनी, जो हमने उनसे एक्सपेक्ट किया था वो एक्सपेक्टेशन पे आए, ताकि हमारा काम अच्छे से हो। तो दिस हैज थ्री मेन कंपोनेंट्स। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पहला होता है रिवॉर्ड रिव्यू। रिवॉर्ड रिव्यू का मतलब होता है कि इसका पर्पस ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में कि किस हद तक एम्प्लॉय ने काम किया है कि हम उसको कितना रिवॉर्ड दें। देन आता है परफॉर्मेंस रिव्यू। इसमें हम देखते हैं कि एम्प्लॉय को किस हद तक उसकी परफॉर्मेंस रही है, उसको किस टाइप की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्या क्या उसको सिखाना पड़ेगा। अगर उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है तो हम उसको नई चीजें सिखा सकते हैं। जो काम हमने दिया था उसमें उसने गलतियां करी हैं तो उसको सेम काम की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। दैट इज परफॉर्मेंस रिव्यू। देन आता है पोटेंशियल रिव्यू। पोटेंशियल रिव्यू ये देखना कि एम्प्लॉय का पोटेंशियल क्या है। हमने जो काम उसको 10 दिन के अंदर करने को दिया था वो उसने 7 दिन में कर दिया, तो मतलब हम इसको मैनेजर भी बना सकते हैं, हम इसके अंदर और बंदे लग सकते हैं, हम इसको और नया काम दे सकते हैं। कितना पोटेंशियल है एम्प्लॉय में, ये चीज हम देखते हैं। ये तीनों चीजें हम देखते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में। पहला, कितने पैसे उनको देने। दूसरा, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, उनको ट्रेनिंग वगैरह कितनी देनी है। और तीसरा, कितना पोटेंशियल उनका रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हमें आगे के लिए देखना है कि उसको प्रमोट करना है या डिमोट करना है। दीज आर थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ अप्रेजल। अब नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। एक काम करो, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, एक बार अच्छे से पढ़ लो, जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड, कुछ खास इसमें नहीं है। ये बेसिकली है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड। किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है मुझसे पूछ लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। The last third point. लास्ट थर्ड, इस्टेब्लिश इन्वेंट्री वाला। Yes, sir. Okay, establishing an inventory of actual and potential performance with the undertaking as the basis of human resource planning। इसका मतलब ये है कि हमने ये देखा कि हमारे पास लेट्स से हमारे ऑलरेडी इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे, ठीक है, और इतना हमारा काम था, इतना काम इतने एम्प्लॉयज ने इतने दिन में करा है, और हमें ये काम जल्दी करना है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे और नए बंदे रखने पड़ेंगे। तो ये होता है इस्टेब्लिशिंग द इन्वेंट्री ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल परफॉर्मेंस विद इन द अंडरटेकिंग, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एज द बेसिस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, के आगे हमें क्या प्लानिंग करनी है, कितने और एम्प्लॉयज चाहिए। अगर ये काम 10 दिनों ने ये काम 10 दिन में करा है और हम ये काम को 12-15 दिन के अंदर कर सकते हैं, तो ठीक है, हम यहाँ से फिर 2 बंदों को निकाल देंगे या कुछ किसी दूसरे डिपार्टमेंट शिफ्ट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमें ये पता चलता है। Okay.
हो गया guys दोनों का? Sir, 1 minute. Done, sir. Done? Yes, sir. Okay, just 1 second. चलो, अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल का हमारा प्रोसेस क्या होता है, देखो। सो प्रोसेस को इन्होंने जो थी बेसिक रिक्वायरमेंट बताई हुई है हमें प्रोसेस अप्रेजल की, वो क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल की? पहला, formulating the desired traits and standards against which the individual can be consistently and objectively assessed। मतलब हम कुछ प्लानिंग बनाते हैं कि हमने इंडिविजुअल को इतना काम दिया था 10 डेज में करने का या 3 मंथ्स में करने के लिए हमने उसको ये काम दिया था, तो आफ्टर 2 वीक्स कितना कितना काम हो जाना चाहिए और वो चेक करना। सेकंड, recording assessments, managers should be encouraged to utilize a standard framework but still be allowed to express what they consider important without too much form filling। कि हर 2 वीक्स बाद इनसे डिस्कस करो, डिस्कस करने के बाद जो लास्ट हमारा डेट आएगा उस डेट पे उनकी पूरी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करो। और ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन थोड़ी सी फॉर्मल थोड़ी सी इनफॉर्मल होनी चाहिए। बिल्कुल फॉर्मल होगी तब भी सही नहीं है, बिल्कुल इनफॉर्मल होगी तो वो भी अच्छा नहीं होता। इंप्लॉयज कंफर्टेबल ही नहीं होंगे, वो कहेंगे यार हमने इतना अच्छा काम किया फिर भी हमें नहीं, हमसे बात नहीं कर रहे, ऐसा भी नहीं होनी चाहिए। Getting the appraiser and appraisee together so that both contribute to the assessment and plan for improving and development। कि दोनों बंदे, इंटरव्यूअर यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों साथ बैठे और 2 वे कम्युनिकेशन हो, डिस्कस करें कि तुमने इतना काम किया था, इतने टाइम में करा था, क्या कमी रह गई या तुमने इतनी जल्दी अचीव कर लिया, कैसे करा, क्या सिस्टम तुमने यूज किया, और उसके लिए फिर आगे के लिए कि आगे से अब ऐसे करो, इस साल अपना टारगेट बढ़ाओ, ये करो वो करो, नेक्स्ट ईयर के लिए तुम्हें ऐसे करना है। तो दैट इज दी ओवरऑल एक तरह से एलिमेंट्स या रिक्वायरमेंट्स ऑफ अप्रेजल प्रोसेस। तो अप्रेजल सिस्टम का क्या प्लान चलता है, कैसे होता है हमारा अप्रेजल सिस्टम? सबसे पहले आता है हमारा एक कॉर्पोरेट प्लान, जो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन का प्लान होता है। वो प्लान डिवाइड होता है इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग कि हर इंडिविजुअल ने कितना काम करना है। वो होता है पर्पस ऑफ अप्रेजल, कि पर्पस ऑफ अप्रेजल क्या है हमारा। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट, कि अगर हम इस मीटिंग में बैठे हैं तो हमारे पास एक बुक होती है एज एम्प्लॉयर के पास, जिसमें वो ये बताता है कि इतना हमने तुम्हें काम दिया था, इतने इतने दिन में काम होना चाहिए था, कि इस बेस पे हम इंडिविजुअल को असेस करेंगे। असेसमेंट रिपोर्ट बाय मैनेजर हमारी रिपोर्ट होती है। असेसमेंट इंटरव्यू, फिर हम एम्प्लॉय के साथ बैठते हैं, उसको बताते हैं इस टाइम में आपने ये काम किया, ये किया, वो किया, यहाँ ये किया, यहाँ ये किया, इतनी छुट्टियां मारी, ऐसे हुआ वैसे हुआ। जॉइंटली अग्री कंक्रीट कंक्लूजन, देन दोनों मिलके कुछ कंक्लूजन निकालते हैं कि आगे से ऐसे करेंगे। आपने ये काम जो था इतनी जल्दी नहीं कर पाए, आपको कहा था कि करना है, ये पूरा काम आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आपको हम ट्रेनिंग देते हैं, नेक्स्ट जो टास्क देंगे उसको कोशिश करना टाइम पे कंप्लीट करने की। इस तरह से उनके बीच में जॉइंटली अग्री होता है हमारा जो भी कंक्लूजन होता है। एंड उसके बाद फॉलो अप एक्शंस,
कि जो नेक्स्ट टाइम के लिए जो प्लान्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय काम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, दैट इज फॉलो अप एक्शन। ये पूरा हमारा होता है प्रोसेस। फिर ये चीज दोबारा यहाँ से स्टार्ट होती है, एक साल का 3 महीने कंप्लीट हो गए, 3 महीने के बाद दोबारा, या फिर इसको हम 2 वीक्स वाला भी बोल सकते हैं कि हर वीक ये बात करी, देन अगला वीक शुरू हुआ, देन हमने उसकी 2 वीक बाद असेसमेंट करी, इंटरव्यू हुआ, डिस्कशन हुआ, अब इसको ठीक करो, दोबारा ऐसे करो। तो ये चीज हमारी इट कीप्स ऑन गोइंग, इट कीप्स ऑन गोइंग, दिस इज अप्रेजल प्रोसेस। अब आता है हमारी अप्रेजल टेक्निक्स, कि अप्रेजल किस तरह से हम दे सकते हैं एम्प्लॉयज को। तो इसकी जो टेक्निक होती है, पहला जो टर्म आती है दैट इज ओवरऑल असेसमेंट, जिसमें एक एम्प्लॉयर ये बताता है कि ओवरऑल आपने पूरे महीने में या पूरा 2-2.5 महीने में कितना काम किया है। ठीक है, सो ओवरऑल असेसमेंट मींस नैरेटिव ऑफ द मैनेजर्स जजमेंट, कि मैनेजर की जजमेंट क्या है उसकी पूरी नरेशन। गाइडेड असेसमेंट्स, कमेंट्स बाय मैनेजर एंड अप्रेजी अंडर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एलिमेंट, कि उस स्पेसिफिक टास्क के लिए मैनेजर का कमेंट क्या था और इंप्लॉय का कमेंट क्या था, कि मैनेजर ने बोला कि मैं ये काम नहीं, ये काम तुमने इस टाइम पे क्यों नहीं कंप्लीट किया, इसने रीजंस बताए कि ये इश्यूज आ रहे थे, दैट इज गाइडेड असेसमेंट। ग्रेडिंग, मैनेजर अप्लाइज अ न्यूमेरिकल ग्रेड अगेंस्ट ईच परफॉर्मेंस एलिमेंट, कि इस पीरियड में हमने आपको ये 10 काम दिए थे, इन 10 काम में हम रैंक देंगे आपको 1 to 10 के बीच में, 1 मीन्स गुड और 10 मीन वर्स्ट। यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस, या ऐसे बोलते हैं 1 मीन्स वर्स्ट, 10 मीन्स गुड। यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस 8 रही है, इसमें आपकी परफॉर्मेंस 7 रही है, यहाँ आपने परफॉर्मेंस 10 दी, इसमें 10 दी, इस वाले में आपकी परफॉर्मेंस 3 रही है, बिल्कुल नहीं कर पाए, यहाँ आपकी परफॉर्मेंस 5 रही है। ऐसे करके वो ग्रेडिंग सिस्टम करते हैं, कि वो बताता भी है कि आपकी परफॉर्मेंस हम क्यों कम दे रहे हैं। नॉर्मली कंपनीज में जब बोनस देना होता है ना, तो वो ग्रेडिंग सिस्टम में डिसाइड करते हैं कि 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, जिसकी 5 स्टार ग्रेडिंग है उसको हाईएस्ट बोनस मिलता है, 3 स्टार वाले को थोड़ा कम, 2 स्टार, सॉरी 1 2 स्टार होते नहीं है, 3 4 5, 5th स्टार वाला जिसको 5 स्टार रेटिंग मिलती है उसको पूरा बोनस मिलता है, 4 स्टार रेटिंग को थोड़ा कम, 3 स्टार रेटिंग को थोड़ा और कम, 2 स्टार रेटिंग को बोनस नहीं मिलता लेकिन इसको वैसे डेजिग्नेशन में थोड़ा बहुत ग्रेड मिल जाता है। ठीक है, 1 स्टार वाले को कुछ भी नहीं मिलता, ना बोनस मिलता है ना इसको कुछ डेजिग्नेशन में मिलता है, उसी जगह पे काम करता है, हो सकता है ऐसे बंदों को जॉब से भी निकाल दें। दैट इज ग्रेडिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारा बिहेवियरल इंसिडेंट मेथड, सक्सेस और फेलियर बेस्ड ऑन क्रिटिकल जॉब बिहेवियर। इसमें क्या होता है कि हम इंप्लॉय का हर वीकली बिहेवियर चेक करते हैं, उसका बिहेवियर क्या है काम के लिए। नेक्स्ट आता है रिजल्ट्स ओरिएंटेड स्कीम, असेसमेंट अगेंस्ट स्पेसिफिक मेजरेबल ऑब्जेक्टिव, कि यहां हमने स्पेसिफिक देखा है कि ये काम इतने टाइम में करना था, कितने टाइम में आपने करा है, ये काम इतने टाइम में करना था, इतने टाइम में आपने करा है, दैट इज रिजल्ट ओरिएंटेड स्कीम्स। सो ये होते हैं हमारे अप्रेजल टेक्निक्स, किस तरह से हम इंप्लॉय को अप्रेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बार एक्टिविटी नंबर 2 करते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा इसका। सर वो फिर से स्क्रीन दिखाना टेक्निक्स की। ये लो, सो ओवरऑल और गाइडेड में क्या फर्क है? ओवरऑल के अंदर होता है कि हम उनको, मैनेजर ओवरऑल बताता है कि इस पूरे पीरियड में आपको ये काम दिया था, आपने इतना काम करा है, ये परफॉर्मेंस थी आपकी, इसमें यहाँ पे ये कमी रही है, इसमें वो कमी रही है। वो होता है ओवरऑल एक तरह से कंप्लीट असेसमेंट जो मैनेजर देता है पूरी। गाइडेड असेसमेंट होता है कि जिसमें मैनेजर और एम्प्लॉय जो है वो दोनों साथ बैठ के डिस्कस करते हैं। इसमें गाइडेड असेसमेंट, इसमें कोई डिस्कशन नहीं होती, इसमें मैनेजर अपना पूरा बताता है कि आपने ये काम किया। गाइडेड के अंदर मैनेजर और एम्प्लॉय साथ बैठ के डिस्कस करते हैं कि तुमने ये काम क्यों टाइम पे नहीं करा, एम्प्लॉय बताता है इसलिए नहीं कर पाया, अच्छा वो रीजन था, कोई बात नहीं, चलो उसकी वजह से मैं मान सकता हूँ। दैट इज गाइडेड असेसमेंट, के एम्प्लॉय को साथ साथ गाइडिंग मिल रही है। ठीक है, यस सर। चलो एक्टिविटी नंबर 2 करते हैं हम। इसका आंसर बताओ क्या क्या होगा।
सर फर्स्ट वाला लगता है ओवरऑल असेसमेंट। ठीक है, सबिया तुम भी बताओ। Yes, sir, पढ़ रही हूँ. सर सेकंड ग्रेडिंग। ठीक है, Results होगा last. रिजल्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो फर्स्ट बोला है ओवरऑल, सेकंड ग्रेडेड, थर्ड रिजल्ट ओरिएंटेड। सॉल्यूशन में देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2 में। फर्स्ट हो रहा है ओवरऑल, सेकंड इज ग्रेडिंग, थर्ड इज रिजल्ट ओरिएंटेड स्कीम। वेरी गुड गाइस। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। अब नेक्स्ट आता है हमारी छोटी सी टर्म है, दैट इज Sir, सेल्फ। behavioral पे मिलता है. क्या चीज? बिहेवियरल इंसिडेंट मेथड का मतलब ये होता है सबिया कि हम जो भी इंप्लॉइज होते हैं, हम उनसे जब एक पर्टिकुलर टाइम बाद मिलते हैं, हम ये देखते हैं कि उस काम के लिए उनका बिहेवियर कैसा था। क्या वो काम करने में पूरे पूरे मोटिवेट थे, या काम करने में वो डीमोटिवेट थे, दे वर नॉट हैप्पी, वो कह रहे थे कि नहीं काम नहीं हो पाएगा, ये सब वो सब, हम ये काम बड़ा खतरनाक काम है, गंदा काम है ये। सो उस तरह से हमने अप्रेज करा है कि दैट इज ऑल्सो अप्रेजल टेक्निक के सक्सेस और फेलियर बेस्ड ऑन क्रिटिकल जॉब बिहेवियर, कि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए इंप्लॉय का कैसा बिहेवियर रहा है। ठीक है, Okay. चलो अब नेक्स्ट आता है हमारा छोटा सा टॉपिक, दैट इज सेल्फ अप्रेजल। अब सेल्फ अप्रेजल क्या होता है गाइस? सेल्फ अप्रेजल इज कि इंप्लॉइज को कभी कभार बोला जाता है, बहुत सारे इंप्लॉइज को बोला जाता है, जैसे इंप्लॉय ने एक टास्क, हमने मैनेजर ने इंप्लॉय को एक टास्क दिया। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, मैनेजर ने इंप्लॉय को एक टास्क दिया कि ये टास्क तुम्हें कंप्लीट करना है। टास्क कंप्लीट करने के बाद तुम खुद को एनालाइज करो कि इन चीजों में तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी रही है, 1 to 10 की सेलिंग में, जैसे एग्जांपल कि तुम अपने आप को कहां स्टैंड करते हो। दैट इज सेल्फ अप्रेजल। अब ऐसा नहीं है कि हर इंप्लॉय अपने आप को 10 बोलेगा। अगर मान लो हर इंप्लॉय ने अपने आप को 10 बोल दिया कि सर मैंने तो बेस्ट काम किया, मैनेजर आएगा बोलेगा भाई मजाक चल रहा है क्या, ये काम तो तू कर ही नहीं पाया, ये काम तूने सारा गलत करा है, इस काम के अंदर तूने आधा सही करा है आधा गलत करा है, ये जो काम है इसके अंदर तूने सही करा है सारा काम लेकिन इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगा दिया, तो हाउ कैन यू रेट योर सेल्फ 10? ये तो मतलब तू अपने आप को गलत अप्रेज कर रहा है। तो दैट इज सेल्फ अप्रेजल। तो self appraisal is where employee assess their own performance against the criteria, identifies issues, and discuss with their managers how to resolve them. This emphasize development. So ये होता है self appraisal. तो सेल्फ अप्रेजल में तुम देखो इसके फायदे नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें डिटेल नहीं बताई हुई क्योंकि यहाँ पे एक n नंबर ऑफ लिस्ट हो सकती है। लेकिन इसका अगर मैं तुम्हें मेजरली नुकसान की बात करूं तो इसका नुकसान क्या है सेल्फ अप्रेजल का, कि कभी भी इंप्लॉय अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट मेजर नहीं कर सकता। वो हमेशा अपना बेनिफिट सोचेगा, उसको ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट नहीं देखना है, उसको अपना बेनिफिट देखना है। वो बोलेगा कि सर चाहे काम गलत हुआ मैंने तो अपने हिसाब से सही करा है ना, अब वो काम आपको पसंद नहीं आया, आपको आप नहीं कर पाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो काम पूरा करा ना। ठीक है, सो ये होता है हमारा सेल्फ अप्रेजल। इसके बाद आता है अप्रेजल इंटरव्यू। ये चीज हमने पहले लीडरशिप में भी देखी हुई है, काइंड ऑफ वैसा ही है ये। अब अप्रेजल इंटरव्यू, इसको तुम एग्जांपल लेके चलो, ये है हमारा एम्प्लॉयर और ये है, या एम्प्लॉयर की जगह लेट्स चेंज द नेम टू मैनेजर। ये है मैनेजर और ये है एम्प्लॉय। ठीक है, दोनों एक मीटिंग में बैठे हैं, ये बीच में टेबल है,
और यहाँ पे डिस्कस की जा रही है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी थी। ये पेपर है, इस पे लिखा हुआ है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी थी, और उसके बेस पे एम्प्लॉय को कितना बोनस मिलेगा, प्रमोशन मिलेगी, डिमोशन मिलेगी, जॉब से निकाला जाएगा, वो चीज डिस्कस हो रही है यहाँ पे। उसका तरीका, तो उसके जो इंटरव्यू होता है, दिस इज अप्रेजल इंटरव्यू, के अप्रेजल जो इंटरव्यू हो रहा है इन दोनों के बीच में, उसकी क्या क्या अप्रोचेस होती हैं। तो पहला होता है टेल एंड सेल स्टाइल। सो टेल एंड सेल स्टाइल क्या होता है, ये दिया था मेडर एन ने, नाम याद करने की जरूरत नहीं है। टेल एंड सेल में क्या होता है, मैनेजर उसको बोलता है कि भाई ये तेरी परफॉर्मेंस है, इस तरह तूने काम किया है, तो तेरे को जो बोनस है वो तेरे को 50% ही मिलेगा, पूरा बोनस नहीं मिलेगा। वो इससे इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करता, ही डोंट डिस्कस दी प्रॉब्लम्स, वो बस बता के बेचता है कि भाई देख ये तूने काम किया, ये तेरी परफॉर्मेंस है, अब इसके हिसाब से तेरे को इतना बोनस मिलेगा, अब तू जा यहां से। दैट इज टेल एंड सेल स्टाइल, कि द मैनेजर टेल द एम्प्लॉइज हाउ दे हैव डन एंड ट्राई टू सेल द इवैल्यूएशन। मतलब अगर एम्प्लॉय कुछ बोलने की कोशिश भी कर रहा है तो मैनेजर उसकी बात को वही खत्म कर रहा है, कि वो बोलता है कि नहीं सर ये काम मैंने सही करा था। कहां सही करा तूने, कहां कहां करा तूने सही, बता दे मुझे। सर यहाँ पे ये काम में नेट खराब था, तो मुझे तब बताया था नेट खराब था, आप क्यों बता रहे हैं। सर एक्चुअली उस टाइम पे मेरे को कहीं जाना पड़ गया था, मैं छुट्टी पे था, तो छुट्टी ले, तो जैसे मेरी छुट्टी की बात करता, काम ही काम तो काम करना था। मतलब ये कोशिश कर रहा है इसको जैसे मर्जी कन्विंस करने की, कि जो रिपोर्ट मैंने बनाई है और जिसके अकॉर्डिंग मैंने बोनस डिसाइड करा है वही तुझे मिलेगा, कोई डिस्कशन नहीं हो रही इससे। दैट इज टेल एंड सेल स्टाइल। इसमें ऐसा नहीं है कि ये बोलता नहीं है, ये बोलता है, बट ही डोंट लिसन, वो अपनी अपनी चलाते हैं, जो मैंने बोला यही है, इसके अलावा कुछ नहीं, जो मर्जी बोल ले कोई फायदा नहीं। देन आता है टेल एंड लिसन स्टाइल। द मैनेजर टेल्स द एम्प्लॉइज हाउ दे हैव डन एंड देन इनवाइट एम्प्लॉय टू रिस्पॉन्ड, कि अब तू भी बता कि क्या क्या चीजें, तू भी बता क्या क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, सो ये होता है टेल एंड लिसन स्टाइल। द मैनेजर टेल द एम्प्लॉइज हाउ दे हैव डन एंड देन इनवाइट्स द एम्प्लॉय टू रिस्पॉन्ड, कि तू भी अब रिस्पॉन्ड कर। लास्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल। मैनेजर टेक्स ऑन द रोल ऑफ अ कोच। अब जैसे टेल एंड लिसन हुआ, इसके बाद मैनेजर एक तरह से इसका कोच बन जाता है, कि अच्छा ये काम तेरे को समझ नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तेरे को बताऊंगा कैसे होगा ये काम, टेंशन ना ले, ये काम तेरे को मैं सिखा दूंगा, अभी तेरा काम ऐसा रहा है, इसके बेस पे 50% है, बट नेक्स्ट टाइम तेरे को मैं काम सिखा दूंगा। तो द मैनेजर टेक्स द रोल ऑफ अ कोच रादर देन अ प्रेजर, डिस्कसिंग प्रॉब्लम एंड हेल्पिंग एम्प्लॉयज टू फाइंड द सॉल्यूशन। यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, यहाँ सिर्फ वो सुन रहा है एम्प्लॉय की, और उसके अकॉर्डिंग यह चीज चेंज हो रही है, कि चल तेरे को लगता है चीज है, चल मैं 50 की जगह तेरे को 70% बोनस देता हूँ, ठीक है तेरा कुछ चीजें थी, ये चीज। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो रही है। एम्प्लॉय ने बोला था लाइट चली गई, ये हो गया वो हो गया, सर्वर डाउन था, तो मैनेजर ये नहीं कह रहा कि ठीक है आगे से मैं ठीक कर दूंगा। एम्प्लॉय कोई काम ठीक से नहीं कर पाया, तो मैनेजर ये नहीं बोलेगा कि आगे सिखा दूंगा। टेल एंड लिसन में वो सिंपली क्या बोलता है, अच्छा नहीं कर पाया, शायद तेरे को आता नहीं होगा, चल कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे को 70 देता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही बिकम्स अ कोच, हर चीज उसको बताता है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, आगे से ऐसे करेंगे। तो ये होती हैं हमारी 3 अप्रोचेस, टेल एंड सेल स्टाइल, टेल एंड लिसन स्टाइल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल। क्लियर है गाइस ये टॉपिक? Yes, sir. यस सर। चलो अब नेक्स्ट आता है हमारा, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फिर हमारा बस एक और आएगा और चैप्टर खत्म। हाँ, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज न्यू टेक्निक्स फॉर अप्रेजल। अब अप्रेजल की नई टेक्निक्स और क्या हो सकती हैं। पहला होता है अप्रेजल का मतलब जजिंग दी परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जज करना, उसकी क्या क्या और टेक्निक्स हो सकती हैं। तो पहला होता है अपवर्ड अप्रेजल। अब अपवर्ड अप्रेजल क्या होता है, ये पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है, बाद में पढ़ लेना। तो अपवर्ड अप्रेजल क्या होता है, कि ये है एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय, अब ये था मैनेजर, मैनेजर के अंडर था एम्प्लॉय, इस एम्प्लॉय के अंदर और भी वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, इस एम्प्लॉय के अंदर और भी वर्कर्स हैं। हर बंदे का कंपनी में एक टास्क होता है, जितने भी कंपनीज में एम्प्लॉयज होते हैं, चाहे मैनेजर हो, चाहे सबऑर्डिनेट, चाहे सुपीरियर, सबके अपने अपने टास्क होते हैं। तो हर बंदे की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है। तो अगर इस पर्सन की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जा रहा है, तो जो हमने ऊपर पढ़ा है वो सब तो ये डिस्कस करेगा। इसके अलावा अपवर्ड अप्रेजल में क्या होता है, इन बंदों से पूछा जाता है
कि आप इस बंदे को क्या रेटिंग दोगे, कि ये आपका चार्ट है, ये आपकी स्केलिंग है, इसके अकॉर्डिंग आप अपना जो सीनियर है उसको क्या स्केल करोगे। इसे बोला जाता है अपवर्ड अप्रेजल। So a notable modern trend adopted by some companies is upward appraisal, whereby employees are not rated by their superior. Superior नहीं रेट करते हैं उनको, but by their subordinates. जो subordinates हैं मतलब junior, subordinates मतलब junior, जो junior होते हैं वो बताते हैं कि हमारा जो senior है वो कैसा है। This is called upward appraisal. देन आता है हमारा कस्टमर अप्रेजल। अब कस्टमर अप्रेजल हमारा मोस्टली सारी कंपनीज में चलता है। कैसे? तुम जब भी किसी कस्टमर केयर पे कॉल करोगे उससे पहले एक लाइन वो बोलते हैं कि दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड एंड यू माइट बी आस्क्ड टू प्रोवाइड योर फीडबैक अबाउट द कॉल या अबाउट द पर्सन हुम यू कॉल। मतलब जिस पर्सन से तुमसे बात करी है, जिस पर्सन से तुमने बात करी है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं हुई, उस पर्सन का रवैया कैसा था, वो चीज तुमसे पूछी जाएगी। दैट इज ऑल्सो एन अप्रेजल। कि कस्टमर से उस इंप्लॉय के लिए फीडबैक लिया जाता है। फिर सारे कस्टमर से रेटिंग पूछी जाती है। जैसे तुम स्विगी या जोमेटो से जब कुछ ऑर्डर करते हो तो उसमें लिखा होता है कि आप रेटिंग दो, खाने की रेटिंग अलग होती है, कि जो डिलीवरी बॉय है उसकी रेटिंग भी दो। सो दैट इज कस्टमर अप्रेजल। सो इन सम कंपनीज पार्ट ऑफ एम्प्लॉय अप्रेजल प्रोसेस, नॉट कंप्लीट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कस्टमर के बेस पे जज कर देंगे। पार्ट ऑफ एम्प्लॉय अप्रेजल प्रोसेस इंक्लूड्स टेकिंग इनटू अकाउंट फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल। दैट इज कस्टमर अप्रेजल। थर्ड हमारा जो अप्रेजल टेक्निक आती है दैट इज 360 डिग्री अप्रेजल। 360 डिग्री अप्रेजल क्या होती है? कि हर जगह से उसको एनालाइज किया जाता है, फ्रॉम सुपीरियर, फ्रॉम जूनियर, फ्रॉम कस्टमर, फ्रॉम टोटल, फ्रॉम मैनेजर। हर बंदा, जिस भी बंदे के साथ इस एम्प्लॉय ने काम किया, मैनेजर ने, इसके टीम लीडर ने, टॉप के पर्सन ने, इसके जो जूनियर्स हैं, बाहर से जो कस्टमर्स हैं, दूसरी टीम के बंदे, सबसे इस पर्सन के बारे में पूछा जाता है, सबसे डिस्कस किया जाता है कि तेरे अकॉर्डिंग, तुम्हारे अकॉर्डिंग इस पर्सन को बोनस मिलना चाहिए या नहीं, या इसको प्रमोट करना चाहिए या नहीं। मोस्टली सारी कंपनीज में ये मेथड यूज होता है। वो सबसे पूछते हैं जब भी किसी की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होती है, तो सबसे पूछा जाता है जिसके साथ भी उस पर्सन ने काम किया कि यार तूने उसके साथ 2 महीने काम किया था, कैसा है वो बंदा? तूने उसके साथ 3 महीने काम किया था, कैसा है वो बंदा? तुम 1 साल से काम कर रहे हो, कैसा है वो बंदा? तभी तुम देखोगे कॉर्पोरेट लाइफ में हर बंदा हर दूसरे बंदे से, अपने टीम मेंबर से बना के रखता है, एक रिलेशन मेंटेन करके रखता है, क्योंकि उसको पता है कल को रिलेशन किसी के साथ भी अगर खराब हो गया तो वो मेरा नेगेटिव रिव्यू दे देगा, और एक भी नेगेटिव रिव्यू आ गया तो मेरी रेटिंग खराब हो जाएगी। हर आदमी हर बंदे से बना के लगता है। कॉर्पोरेट लाइफ में तुम देखना कभी लड़ाइयां नहीं होती, सारे मिलकर चलते हैं, चाहे वो फेक स्माइल होती है, चाहे वो फेक फ्रेंडशिप होती है, लेकिन करनी पड़ती है। तुम देखोगे जो लोग जॉब्स में जाते हैं उनके जॉब्स वाले फ्रेंड बन जाते हैं, सारा दिन उनके साथ घूमते रहेंगे, दूसरे फ्रेंड्स रह जाते हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि उनको सबसे बना के रखनी है। क्यों? क्योंकि वो उसमें वैल्यूएशन करते हैं। दिस इज कॉल्ड अ 360 डिग्री अप्रेजल। ठीक है। उसके बाद जो हमारा स्टेप आता है गाइस, दैट इज फॉलो अप। अब फॉलो अप क्या होता है? कि हमने उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया, अप्रेज किया, चेक करा, और आगे के लिए उसको बताया कि इसके अकॉर्डिंग आगे तुम्हारी परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए, ये तुम्हारे टारगेट्स होंगे, और ये तुम्हें ट्रेनिंग्स करनी है। आगे की हमने प्लानिंग करी। जैसा कि हमने पढ़ा था, परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो मेजर पर्पस होता है, मेजर रीजन होता है, वो यही होता है कि फ्यूचर के लिए कैसे काम करना है। बोनस देना, सैलरी बढ़ाना, प्रमोट करना इज जस्ट अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो फॉलोअप का काम मतलब क्या होता है? आफ्टर द अप्रेजल इंटरव्यू, द मैनेजर मे कंप्लीट द रिपोर्ट विद एन ओवरऑल असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल ज्वाइंट। चलो ये तो कुछ भी नहीं है। द मैनेजर शुड देन डिस्कस द रिपोर्ट विद द काउंटर साइन मैनेजर, resolving any problem they have arisen in the appraisal report. The report then form go to the development advisor, training officer, other relevant people as appropriate for follow up. अब follow up में क्या होता है? Informing appraisee about the results। ठीक है, कि तेरे को तेरी कैसी परफॉर्मेंस रही है। कैरिंग आउट अग्रीड एक्शंस, कि तेरे को बोला था ट्रेनिंग मिलेगी, ये ट्रेनिंग तेरे को देंगे। तेरे को प्रमोशन कहा था, तेरे को प्रमोशन मिलेगी। तेरे को हमने कहा था बोनस मिलेगा, वो बोनस देंगे। तेरे को हमने कहा था आगे ये काम मिलेगा, वो काम अब तेरे को करना है। मॉनिटरिंग अप्रेजीज प्रोग्रेस, चेकिंग दैट दे हैव कैरिड आउट अग्रीड एक्शंस फॉर इंप्रूवमेंट, कि अगर हमने उनको बोला था कि आपको ये चीजें और ज्यादा करनी पड़ेंगी नेक्स्ट टर्म के लिए, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स
टू हेल्प अप्रेजी टू अटेन द इम्प्रूव ऑब्जेक्ट, कि हमने पहले उसको अप्रेज करा, करके कमियां बताई, दोबारा से अब वो काम कर रहा है, अब वही काम हम दोबारा चेक कर रहे हैं कि अब जो उसको बोला गया है वो कर रहा है या नहीं कर रहा। दैट इज कॉल्ड फॉलो। एक बार पढ़ लो फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सिर्फ ये पढ़ना तुम्हें। Done. डन। अनुराग? सर डन। ठीक है, चलो अब आता है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, दैट इज बैरियर टू इफेक्टिव अप्रेजल। अब बैरियर टू इफेक्टिव अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि हम उन, जब यही मान के चलो कि हम उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने काम कैसा करा, एक एम्प्लॉय से डिस्कस कर रहे हैं कि उसका काम कैसा था, उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, उसको कितना बोनस मिलना चाहिए, उस पूरे प्रोसेस में क्या क्या इश्यूज आते हैं। सबसे पहला होता है हमारा अप्रेजल एज कन्फ्रंटेशन। अप्रेजल एंड कन्फ्रंटेशन मतलब कि मैनेजर अपना सुनाता है कि भाई ये कमियां हैं तेरे में, ये सिर्फ कमियां गिनानी, नेगेटिव्स गिनाने। मैनेजर अपनी कमियां बताता है कि ये तूने कमियां करी है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय अपना बताता है कि नहीं ये आपकी कमी रही है, ये आपकी कमी रही है, ये आपकी कमी रही है। दैट मीन्स बहसाबासी होती है उस अप्रेजल में, कुछ फाइनलाइज नहीं होता, नथिंग फाइनलाइजेस। दैट इज अप्रेजल एज अ कन्फ्रंटेशन। Many people dread appraisal or use them as a part to show down a good sorting out and a clearing of the air. In this kind of climate, there is likely to be lack of agreement on performance level. Feedback may be subjective or exaggerated. Feedback may be negatively delivered. Appraisal may focus on the negative aspect rather than looking for potential for improvement and development. This is appraisal as confrontation. Next आता है appraisal as a judgment, जो हमने पढ़ा था टेल एंड सेल, कि इसने सिर्फ बोला, इसको सिर्फ बोला कि ये तेरी कमी है, ये तेरी कमी है और ये तेरा है, इसके बेस पे तुझे इतना बोनस मिलेगा। अच्छी बातें बुरी बातें सारी बताई और बोला कि तुझे 50% बोनस मिलेगा। दैट इज अप्रेजल एज अ जजमेंट, की पूरी जजमेंट दे दी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अप्रेजल एज अ चैट। अप्रेजल एज अ चैट क्या होता है कि यहाँ पे मैनेजर और एम्प्लॉय आपस में सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल बातें होती हैं, और सर कैसे हो सर, बढ़िया, मैंने काम ठीक किया, हाँ हाँ तूने ठीक किया, काम सब बढ़िया है, कोई चक्कर नहीं है, ऐसे चलता रहता है सब वो सब। दैट इज अप्रेजल एज अ चैट। अप्रेजल इज कंडक्टेड एज इफ इट्स अ फ्रेंडली चैट without the purpose of outcome. Many managers, embarrassed by to give feedback and set stretch targets, reduce the appraisal to few mumbled, well done, and leave the interview with briefcase unresolved issue. इसका मतलब क्या है कि जब भी चैट होती है, जब तुमने पूछा कि सर मैंने काम कैसा किया, हाँ हाँ ठीक काम किया, कोई दिक्कत नहीं है, सर मैं आगे कुछ मेरे को मिलेगा बोनस वगैरह, देखते हैं, अभी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। सर अच्छा आगे के लिए मेरा काम कैसा है, आगे कितना टास्क दोगे, जो पुराना है उतना ही, हाँ उतना ही होगा, थोड़ा बहुत बढ़ा देंगे बस, बाकी देखते हैं। मतलब कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ, घुमा फिरा के बातें करिए मैनेजर ने। ठीक है, जैसे बस बोल दिया वेल डन, काम करे वेल डन। जैसे कई बार क्या होता है, ये बंदा है, इस बंदे की अप्रोच लगी हुई थी, और ये बंदा जो है ये ओनर का कजन है, ओनर के कजन का बेटा है, मैनेजर इंटरव्यू ले रहा है, वो क्या बोल सकता है, कुछ बोल तो सकता नहीं, काम कैसा, हाँ हाँ वेल डन, बहुत सब कुछ बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, नेक्स्ट लेवल, सब अच्छा। दैट इज अप्रेजल एज अ चैट। देन आता है अप्रेजल एज अ ब्यूरोक्रेसी। इसमें क्या होगा, अप्रेजल इज अ फॉर्म फिलिंग एक्सरसाइज टू सेटिस्फाई द पर्सनल डिपार्टमेंट, इट्स अंडरलाइंग पर्पस इंप्रूविंग इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इज फॉरगॉटन। मतलब यहाँ पे इंप्लॉय को बोला जाता है, अच्छा तू ये बता, तूने यहाँ पे क्या किया, तूने यहाँ पे क्या किया, तूने यहाँ पे क्या किया, ये तूने क्यों नहीं किया, ये तूने क्यों नहीं किया, ऐसे भी कर सकता था। एक फॉर्म फिलिंग एक्सरसाइज होती है कि तू अपने आप को रेट कर क्या करेगा, इसमें क्या करेगा। इसका पर्पस ये नहीं है कि इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस बढ़ानी है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसे होगी, कुछ नहीं, एक फॉर्म फिलिंग एक्सरसाइज है, बस ये फॉर्म भर के मेरे को दे दे, मैं अपने आप देख लूंगा क्या करना।
एक फॉर्म दे दिया उसको कि हाँ तूने काम किया इस महीने, ये फॉर्म मेरे को फिल करके दे दे, मैं अपना आप देख लूंगा कि तेरे को बोनस देना है कि नहीं देना। दैट इज अप्रेजल एज अ ब्यूरोक्रेसी। देन आता है अप्रेजल एज अ अनफिनिश्ड बिजनेस, कि अप्रेजल हर 2-2 हफ्ते बाद हो रही है। Appraisal should be a part of continuing future focus process for performance management, not a way of wrapping up the past year performance। मतलब हम जो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे कि पुरानी परफॉर्मेंस कैसी रही है और उसके बेस पे कितना बोनस मिलना चाहिए, नहीं, इसलिए कि भाई तूने इस हफ्ते ये काम किया है, चल अगले हफ्ते ये काम कर, इस हफ्ते ये काम किया है, चल अगले हफ्ते ये काम कर। दैट इज अप्रेजल एज अ अनफिनिश्ड बिजनेस, कि कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ है, वो चलता जा रहा है कॉन्टिन्यूसली। लास्ट, अप्रेजल एज अ एनुअल इवेंट। हर कंपनी में सारे इंप्लॉयज के साथ एक एनुअल अप्रेजल होता है जब उनको बोनस डिसाइड किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि पूरा साल इंप्लॉय ने क्या काम किया, क्या उससे एक्सपेक्ट किया गया था, क्या उसने एक्चुअली किया, उसके अकॉर्डिंग इस साल उसको हमें प्रमोट करना है या बोनस देना है या क्या करना है। सो मेनी टारगेट्स आर सेट एट एनुअल अप्रेजल मीटिंग्स, become irrelevant and out of date. Feedback, goal adjustments and improvement planning should be a continuous process। एक साल बाद जाके हम उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, हम बोलेंगे भाई 7 महीने पहले तेरे को एक काम दिया था, वो क्यों नहीं हो पाया? वो कहेगा 7 महीने पहले मुझे तो याद भी नहीं है कि काम कब दिया, कैसे नहीं हो पाया, क्या नहीं हो पाया। तो वो भी इतना एक, दिस इज ऑल्सो, हम क्या पढ़ रहे हैं, बैरियर टू इफेक्टिव अप्रेजल के कौन कौन से इश्यूज आते हैं इफेक्टिव अप्रेजल में। पूरे साल बाद जब हम उनका अप्रेजल करेंगे उसका फायदा ही कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे आके तो एरर्स आ जाएंगे कि भाई 6 महीने पहले क्या किया मुझे तो याद ही नहीं है, 8 महीने पहले क्या किया था आप मुझे बोल रहे हो कि 8 महीने पहले ये काम 2 की जगह तूने 3 दिन में किया, भाई कौन सा काम था मुझे तो याद भी नहीं। तो ये एक होता है बैरियर टू इफेक्टिव अप्रेजल। तो क्या क्या आता है बैरियर टू इफेक्टिव अप्रेजल में हमारे? पहला, अप्रेजल एज कन्फ्रंटेशन, जहां लड़ाइयां ज्यादा होती है। अप्रेजल एज जजमेंट, विदाउट लिसनिंग टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर अपना अपना पॉइंट बताता है। अप्रेजल एज अ चैट, कोई काम पूरा नहीं होता, बस हाँ हाँ बोल के ठीक है निकाल देते। अप्रेजल एज ब्यूरोक्रेसी, एक फॉर्म दे दिया भर लो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करता। अप्रेजल एज अनफिनिश्ड बिजनेस, के एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को हमने असेस नहीं करा, हमने सिर्फ उसको ये बताया कि इसके बेस पे तू आगे ये काम असेस करके, उसको ये नहीं बोला कि हाँ तेरे को बोनस मिलेगा या ये तूने अच्छा करा है, नहीं, सीधा सीधा ये करा है चल आगे ये करा है आगे ये कर। एंड अप्रेजल एज एनुअल इवेंट, एक साल बाद जाके हमने उसका अप्रेजल करा, आधी चीजें तो भूल चुके हैं, आधी चीजें गलत है। दैट इज, दीज आर बैरियर टू इफेक्टिव अप्रेजल टेक्निक्स। क्लियर है गाइस ये टॉपिक? यस सर। चलो अब लास्ट टॉपिक आता है हमारा, अप्रेजल Yes, sir. एंड पे। अब अप्रेजल एंड पे का मतलब क्या है? अनदर प्रॉब्लम इज द एक्सटेंट टू विच अप्रेजल सिस्टम इज रिलेटेड टू पे एंड रिवॉर्ड सिस्टम। Many employer consider that positive appraisal should be rewarded, but there are major drawback to this approach। कि अगर एम्प्लॉय ने अच्छे से काम किया है तो बहुत सारे एम्प्लॉयज ये सोचते हैं कि हमें बोनस मिलना चाहिए, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या होता है? फंड अवेलेबल फॉर पे राइजेस रेयरली डिपेंड ऑन एक बंदे की परफॉर्मेंस। अगर पूरी कंपनी में एक बंदे ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बाकी सबने नहीं दी, तो कंपनी की तो कोई इतनी ग्रोथ नहीं हुई ना एक बंदे की परफॉर्मेंस की वजह से। तो कंपनी के पास तो पैसे इतने आए नहीं, ये थोड़े कि उसकी वजह से सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उसको पैसे कहां से दें? Continuous improvement should perhaps be expected of employees as a part of their work development, not rewarded at extra। कि एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देने की बजाय हम उनको कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट का बोलें कि पूरा साल तुम काम करो, अभी हर महीने हमसे बोनस मांगने ना आया करो, पूरा साल काम करो और अच्छे से काम करो, तब डिस्कस करेंगे। Performance management is about a lot more than pay for past performance. It is often forward looking with regard to future performance। ये तो हमने पढ़ा था कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉय ने जो काम किया है उसके बेस पे उसको कितना बोनस मिलेगा। दैट इज जस्ट अ पार्ट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एनालाइज करो और फ्यूचर के लिए देखो कि उसको हम आगे क्या क्या काम दे सकते हैं। और इसी के साथ गाइस हमारा ये चैप्टर होता है खत्म, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आता है दैट इज पर्सनल इफेक्टिवनेस एट वर्क। ये भी बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। देखते हैं चैप्टर कितना है, एक क्लास में हो जाएगा। नहीं चैप्टर बड़ा है, बट आई विल ट्राई कि मैं फिनिश कर दूं एक क्लास में। आई विल स्टार्ट द क्लास एट 5:30
लास्ट चैप्टर हमारा एथिकल कंसिडरेशन, ये कुछ खास इसमें नहीं है। एथिक्स सिंपल है चैप्टर ये। ACCA कोड जो एक्चुअली जो चैप्टर है हमारा लास्ट चैप्टर जो है, ये एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है चलो। चलो गाइस, सो इस फ्राइडे तक तुम्हारा इस चैप्टर इस F1 का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि फ्राइडे तक तुम भी कोशिश करो, फ्राइडे सैटरडे संडे तक, कि इस वीकेंड तक तुम्हारा जो डेट पड़ेगी वो पड़ेगी 17, कि 17 तक या 16 तक तुम पूरा अपना F1 का सिलेबस कंप्लीट करके बाय नेक्स्ट वीक तुम अपना एग्जाम F1 का तो देके क्लियर कर लो कि F1 तुम्हारा निकल गया। ठीक है, और F1 सब्जेक्ट ऐसा है, थ्योरी सब्जेक्ट है, जितनी जल्दी इसको पढ़ के दोगे उतना क्लियर हो जाएगा। इफ यू मेक अ गैप, तुमने 3-4 दिन 5 दिन या हफ्ते का गैप ले लिया तो बहुत सारी चीजें स्किप हो जाएंगी। संडे तक सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करके डायरेक्टली गो विद द एग्जाम। एक दो मॉक करना, दैट्स इट। और बाकी धीरे धीरे फिर हम F2 कर रहे हैं, क्योंकि F2 में काफी बच्चे स्लो चल रहे हैं, बिकॉज F2 थोड़ा सा है सब्जेक्ट ऐसा, उसको टाइम चाहिए। मैं भी नहीं चाहता F2 में बहुत ज्यादा फास्ट चलाऊं कि बच्चे घबरा जाएं उसमें। ठीक है, तो F2 चलता रहेगा, अभी एक F1 अपना कंप्लीट कर ले। आज की क्लास में गाइस कोई डाउट किसी को? नो सर। No, sir. ठीक है चलो, तो सबिया हम मिलते हैं F2 की क्लास में, एंड अनुराग लेट्स अब हम मिलते हैं परसों। ओके सर। चलो बाय गाइस, टेक केयर। बाय सर।